नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सेना के जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर लगातार कई इलाकों में सर्च अभियान के दौरान आतंकियों का सफाया करते हुए नजर आ रही है। शोपियां में मंगलवार देर रात हुई एक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल मोहम्मद लोन भी शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब संयुक्त रूप से चल रहे ऑपरेशन के तहत उन्हें शोपियान के कांजीउलर इलाके में एक आतंकी के छुपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अपना सर्च अभियान तेज कर दिया। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। ज्योति जी, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा सकता है। कुछ दिन पहले हुई बैंक मैनेजर की हत्या जिस तरह से हुई और उसके बाद लगातार ये सेना की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अब देखिए एक कहा जा सकता है बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। निस्संदेह जिस तरह सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन भी एक विभिन्न ऑपरेशन में आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, निस्संदेह सराहनीय प्रयत्न भी है, प्रयास भी है और सफलता भी जिनको मिल रही है। लगातार 2 से 3 आतंकवादी रोज मारे जा रहे हैं और आज भी शोपियान के कंजुलर इलाके में जब इनपुट इनको मिली थी तो इन्होंने पूरा कॉर्डन एरिया कर दिया। तो यही इनपुट था कि 2 से 3 आतंकवादी हैं और वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के ये आतंकवादी थे जिनको सुरक्षा बलों ने आज सुबह तक ढेर कर दिया। तो उसके बाद काफी सर्च के बाद इस ऑपरेशन को ओवर डिक्लेयर किया गया। हालांकि बीच में एक बार ये भी स्प्रेड हुआ कि आतंकवादी और भी कहीं छिपे हैं, लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और बिना किसी नुकसान के हमारे सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जिनसे हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ और ये दोनों आतंकवादी लश्कर हिजबुल मुजाहिदीन के थे। और ये उस ऑपरेशन में जो एक शिक्षिका भी थी जिसको मार गिराया था आतंकवादियों ने, उनके स्कूल में ही, उनके ऑपरेशन में भी, उनकी हत्या में भी यही आतंकवादी इन्वॉल्व थे। और बैंक मैनेजर देहाती बैंक में जो मैनेजर को विजय कुमार जिनको मार गिराया था आतंकवादियों ने, उनकी हत्या में भी यही आतंकवादी शामिल थे। कुल मिलाकर सुरक्षा बलों ने एक बदला भी लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अब जो इस 5 महीने 14 दिन में जो आतंकवादी मारे गए हैं उनकी संख्या लगभग 105 हो गई। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ हम तक पहुंचा रहे हैं। जो संख्या पहले 100 तक थी वो 105 हो गई है। और देखिए इससे कुछ दिन पहले जो बैंक मैनेजर की हत्या वहां पर की गई, एक टीचर की हत्या वहां पर की गई, उन दोनों ही हत्याओं में जिन सुरक्षा बलों को की तरफ से जिन आतंकियों को मार गिराया गया है उनमें ये आतंकी शामिल थे उनकी हत्या करने में। और देखिए बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन हमारी जो सेना है वो वहां पर चला रही है। ज्योति जी, जानकारी ये भी देखिए लगातार ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं क्योंकि हम कल भी ये देख रहे थे कि सुबह और शाम 2 ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए गए। सुबह भी 2 आतंकियों को ढेर किया गया था, कल शाम को भी लगातार घेराबंदी की गई थी जहां पर आतंकी मौजूद थे और वहां पर भी ऑपरेशन लगातार जारी रहा। और देखिए आज ये खबर सामने आना कि 2 हत्याएं जो पहले की गई थी इन आतंकियों की तरफ से, उनमें जो दोषी थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। सेना की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है ये आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही साथ जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं स्थानीय लोगों की बात करूं तो आज भारतीय जनता पार्टी का एक बाइक रैली थी शोपियान में। शोपियान वो स्थल है जो आतंकवाद का गढ़ माना जाता था। पिछले कई समय से सबसे ज्यादा आतंकवादी यही पाए जाते हैं और यहाँ पर कोई इस तरह की रैली करना, और उस समय जब 2 आतंकवादी मारे जा चुके हों और उस समय रैली करना, बाइक रैली, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के बाद, और उसमें लोगों का सम्मिलित भी होना, ये एक अचीवमेंट है। बदलते समय की तस्वीर है जो आप सामने देख रहे हैं। वहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सुनील शर्मा के नेतृत्व में एक बाइक
रैली निकाली गई थोड़े ही समय में, जब अभी वहां पर सुरक्षा बल निकले भी नहीं थे और लोगों ने उनका भरपूर समर्थन किया। ये बदलता समय है शोपियान का, कश्मीर का, कि किस तरह अब लोगों को अब चैन में सांस लेना ज्यादा सुखद लगता है बनस्पत की आतंकवादियों के गोली के निशाने के साए में रहना। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही थी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत की घाट उतार दिया है और ये वही आतंकी हैं जो बैंक मैनेजर और कुछ दिन पहले जो टीचर की हत्या की गई थी, उनकी हत्या में ये जो आतंकवादी थे शामिल थे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख अगली जानकारी का करेंगे। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमात-ए इस्लामी से संबंध आपको बता दें कि फलाए आम की ओर से चलाए जा रहे सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इन सभी स्कूलों को 15 दिन में सील कर दिया जाएगा। इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को पास के ही स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। तो वहीं नए सत्र में इन स्कूलों में दाखिला नहीं होगा। बता दें कि राज्य जांच एजेंसी की जांच के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बीके सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, इसी के साथ ही प्रधानाचार्य और इसी के साथ ही जोनल अफसर से इन विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया में हर संभव मदद करें। साथ ही इन स्कूलों में के बारे में व्यापक पैमाने पर जागरूकता फैलाने को कहा गया है। तो हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो ज्योति जी इसको लेकर जानकारी दीजिएगा कि क्या वजह रही कि कहा जा रहा है कि ये जो स्कूल हैं उनको अगले 15 दिन तक इनको सील कर दिया जाएगा और पास ही के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बच्चे हैं उनमें ट्रांसफर उनका हो जाएगा, समायोजित कर दिया जाएगा। जानकारी इसको लेकर। देखिए, ये स्कूल एफिलिएटेड था। ये जो फलाए आम ट्रस्ट है, इनके अंतर्गत ये स्कूल चल रहे थे और इसमें लगभग 11,000 विद्यार्थी थे। उनको गवर्नमेंट ने बंद करने के निर्देश दिए और इनको निर्देश इसलिए इनको 1990 के अधिसूचित के अनुसार पर इसको प्रतिबंधित एक सोसाइटी डिक्लेयर किया गया था। लेकिन ये फिर भी इसके बाद इन्होंने एक रिट किया था जिसके तहत दिसंबर 1921 में हाई कोर्ट ने भी निर्देश दे दिए थे और स्कूलों की मान्यता रद्द करने के जो निर्देश था उसको कंटिन्यूटी में रखा था। तो जिसके चलते हुए अब इन स्कूलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से निर्देश दिया है कि इनको कोई दोबारा से इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ना ही इनमें कोई बच्चों की एडमिशन इन फ्यूचर करेंगे और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको भी नजदीकी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला किया जाए। इसके चलते उन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर या जोनल एजुकेशन ऑफिसर को भी निर्देश जारी किए हैं कि इन बच्चों को 21-22 के सत्र में एडमिशन देने में सहूलियत दी जाए और पूरी जानकारी दी जाए। और उसके बाद गवर्नमेंट ने यह भी निर्देश दिया है कि न्यूज़पेपर में बाकायदा इनको पब्लिश किया जाए कि ये जो ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहे स्कूल हैं ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब इनमें किसी भी तरह का पंजीकरण नहीं हो सकता। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार का एक कदम कट्टरपंथी विचारधारा पर एक बड़ी लगाम लगाने के लिए किया गया है। ज्योति जी इसको लेकर क्या जानकारी, और साथ ही ये भी बताएगा कि स्कूलों में बच्चों को भी क्या इस तरह की शिक्षा वहां पर दी जाती थी, क्या ऐसी कुछ खबर में मिल पा रही है? देखिए, ये हम नहीं बता सकते कि स्कूलों में किस तरह की शिक्षा थी, लेकिन ये जमात इस्लामी की जो इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो मिलिटेंसी को लेकर, उसके चलते हुए ये स्कूल उन्हीं के अधीन आते थे। इसीलिए ही इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये जो हमारे देश के विपरीत विचारधारा वाली संस्थाएं हैं उन पर जिस तरह प्रतिबंध लगाया गया है, ये भी एक उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। हालांकि आज फारूक अब्दुल्ला ने एक समारोह आयोजित किया था तो उसमें उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन उनके साथ जो उनके पहले उनके लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जरूर इस पर टिप्पणी करी कि ये एक अमानवीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समय में ऐसा नहीं था, ये स्कूल पूरी तरह से सही चलते थे, लेकिन ये सब में प्रतिबंधित थे। और उसके बाद ये रिट चल रही थी जिसके चलते हुए ये स्कूल कोर्ट की आड़ में ही चलाए जा रहे थे कि ये मामला अभी न्यायालय में अधीन है। लेकिन अब वो भी बिल्कुल तरह से निरस्त हो गया है और अब पूरे स्कूल को पूरी तरह से
बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। और ज्योति जी, ये भी बताइएगा कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अभिभावक क्या कह रहे हैं, क्योंकि क्या किस तरह से प्रोसेस आगे रहेगा, कोई दिक्कत अभिभावकों के लिए या फिर बच्चों के लिए तो नहीं आएगी, उसका भी रोड मैप तैयार कर लिया गया है? उनका रोड मैप यही है कि उनको निकटतम सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलेगी, और जो जहां एडमिशन मिलेगी और उन स्कूलों के जितने भी इंजीनियर हैं उनको भी निर्देश जारी कर दिए जो अधिकारी हैं, जो पूरी तरह से इनको एडमिट करेंगे। और पूरी तरह से देखिए, इस समय जो सत्र शुरू हो चुका है उसमें एडमिशन निसंदेह पॉसिबल थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी उनको निर्देश है इन बच्चों को एडमिट करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेगुलर स्टडीज कर रहे थे, उनका तो कोई दोष नहीं है जी। लेकिन जिस सिस्टम के तहत वो चल रहे थे उन पर प्रतिबंध लगाना सरकार ने एक जरूरी कदम समझा और उन पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से। बिल्कुल, चलिए ठीक है ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं जम्मू में पुलिस ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। झज्जर कोटली क्षेत्र में एक सार्वजनिक बस से चेकिंग के दौरान विस्फोटक जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं। पुलिस ने तुरंत बम निरोधक दस्ते बुलाकर बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। मामले में पुलिस की जांच जारी है। वहीं दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हुई। इस बैठक में ममता बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। साथ ही विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भी मंथन हुआ। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बैठक दरअसल बुलाई गई थी। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की ये बैठक बुलाई थी, जिसमें आपको बता दें कि कई नेता विपक्षी दलों के शामिल हुए थे, जिनमें से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचे, उमर अब्दुल्ला, और इसी के साथ ही महबूबा मुफ्ती भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची। और अगर बैठक की बात की जाए तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और किस चेहरे पर मोहर लगाई जाए, किसको आगे किया जाए पार्टी की तरफ से, उस पर मंथन हुआ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की गई और साथ ही विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भी मंथन हुआ। हालांकि किस नाम पर मुहर लगाई गई, क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हुई, ये धीरे धीरे जैसे ही जानकारी मिल पाएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी कि ये बैठक दिल्ली में ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी, जिसमें कई नेता विपक्षी दलों के पहुंचे इस बैठक में शामिल होने के लिए और मंथन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर हुआ। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं को अग्निपथ स्कीम के जरिए जिंदगी संवारने का तोहफा दिया है। इस स्कीम के तहत 17 से 21 साल के युवाओं को भर्ती किया जाएगा। इसमें उम्मीदवारों को 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि इसके तहत युवकों को वायुसेना, थल सेना और जल सेना में राष्ट्र की सेवा करने में मौका मिलेगा। इसमें उम्मीदवारों को 7 लाख तक का सालाना सैलरी पैकेज मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी अग्निपथ उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 44 लाख रुपए और इसी के साथ ही 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। तो युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर दिया गया है सरकार की तरफ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं को अग्निपथ स्कीम के जरिए अपनी जिंदगी को और बेहतर करने का अवसर दिया है। इस स्कीम के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए 17 से 21 साल के युवाओं को इस स्कीम के तहत भर्ती किया जाएगा और
इसमें उम्मीदवारों को 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा, और जिसमें अगर युवाओं की बात करें तो वायुसेना, थल सेना और जल सेना में राष्ट्र की सेवा करने में युवा अपना योगदान दे सकेंगे। और सैलरी पैकेज भी देखिए, 7 लाख तक का सालाना सैलरी पैकेज उसमें जो युवा हैं उनको दिया जाएगा, जिनको चुना जाएगा। ट्रेनिंग के बाद जिन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उनको ये पैकेज दिया जाएगा, और अगर किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को 44 लाख रुपए और 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी दिया जाएगा। नई स्कीम, अग्निपथ is a new scheme. So based on various considerations which I was not a part of, but lot of very senior officers from Army, Air Force, Navy मिलके काफी सोच समझ के ये स्कीम निकाले। तो आगे चेंजेस होगा या नहीं हम अभी नहीं कह पाए। अभी भी फौज में हम देखते हैं कि मुश्किल से लोग ज्वाइन करते हैं, एक वैकेंसी के लिए इतने लोग अप्लाई करते हैं। यस, सो दे आर ऑल गुड, बट वंस दे ज्वाइन करने के बाद हम देखते हैं कई ऐसे होते हैं जिनका एप्टीट्यूड किसी, स्पेशली एयरफोर्स में जहाँ पे काफी टेक्निकल, ज्यादातर मतलब टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, तो किसी का एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो हम तो वही चाहेंगे ना कि जिसका एप्टीट्यूड ज्यादा हो, जो आगे का टेक्नोलॉजी विल बी इवन मोर डिफिकल्ट ऑल्सो। और वहीं ई गवर्नेंस में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर ने बाजी मारी। केंद्र सरकार हर 2 साल में ये रिपोर्ट तैयार करती है। इसमें सरकारों को अपनी ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली को और इसी के साथ ही सशक्त बनाने का सुझाव दिया गया है। जम्मू कश्मीर ने इस मामले में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। इसने लगभग 90% सेवाओं का अनुपालन किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और इसी के साथ ही पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर का पहली बार NESDA 2021 में मूल्यांकन किया गया था। 6 क्षेत्रों के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसने सर्वोच्च अंक हासिल किया है। तो देखिए, गवर्नेंस में केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर ने बाजी मारी। तो ई गवर्नेंस में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर ने बाजी मारी है। केंद्र सरकार हर 2 साल में ये रिपोर्ट तैयार करती है, और इस बार जब ये रिपोर्ट तैयार की गई तो इस बार जो इस रिपोर्ट में जो सामने निकल कर आया है कि पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर प्रदेश रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा जो इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। ज्योति जी, जानकारी चाहेंगे, केंद्र सरकार की तरफ से हर 2 साल में ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ई गवर्नेंस की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें पहले स्थान पर रहा है जम्मू कश्मीर। एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है इसको जम्मू कश्मीर के लिए। निस्संदेह जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें
जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला है और इसमें है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। इसके तहत ये जम्मू कश्मीर को ये उपलब्धि मिली है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये भी बताया है कि जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नेंस के लगभग 90% जो कार्य हैं वो कंप्यूटराइज कर दिए, लाइक ई गवर्नेंस उनमें हो चुकी है 90% कामों में, और जिससे लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए की इनको सेविंग हुई है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्योंकि हर साल इनकी जो कैपिटल है वो मूव करती है, सर्दियों में ये कैपिटल जम्मू कश्मीर होती है और गर्मियों में ये कश्मीर होती है, तो तमाम फाइलें एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने के लिए कई 100 ट्रकों का इस्तेमाल होना पड़ता था, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता था। और वो जम्मू कश्मीर में बचा ले, क्योंकि फाइलें कहीं मूव नहीं होंगी, कागज से बिना पेपरलेस काम हो रहा है, पेपर की भी सेविंग हो रही है, और एक स्थान से दूसरी जगह फाइल भेजने में जो लेबर लगती थी, जो मैन पावर इस्तेमाल होती थी, उसका भी बचत होगी और काम भी शीघ्र हो रहे हैं। और सरकार ने इसके लिए हिदायतें भी जारी की हैं इस बुक के माध्यम से कि किस तरह अपनी ई गवर्नेंस को बढ़ाया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर में इस समय उसने जो यूनियन टेरिटरीज में अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। जी चलिए ठीक है ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्योति जी। तो देखिए अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही थी। और वहीं ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ पर जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे, लेकिन पहले से ही मौजूद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक भाजपा अपनी दमनकारी नीतियों को नहीं रोकती है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार पूछताछ कर रही है, जिससे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का विरोध कर रहे हैं। और वहीं श्री हुद्दमाता त्रिसंध्या यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता की गई। इसके जरिए श्रद्धालुओं को सूचित आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को सूचित किया गया कि 1 जुलाई से यात्रा शुरू की जाएगी। ये यात्रा 1 जुलाई से कठुआ के पंचनारायण धारणा नगरी से श्रद्धापूर्वक शुरू की जाएगी, जिसके बाद ये जम्मू के प्राचीन मंदिरों के दर्शन करते हुए 2 जुलाई को किश्तवाड़ के लिए रवाना होगी और 3 जुलाई को जम्मू से आई हुई छड़ी यात्रा के साथ मिलकर बाकी यात्रा पूर्ण की जाएगी। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.